नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः। ओम श्री केशवानंदाय नमः। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज हम लोग भारत के भूगोल में बात करेंगे नदियों के बारे में। कल हम लोगों ने चर्चा की थी सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र, इन दोनों के बारे में, और इनकी जो सहायक नदियां हैं उन सब की भी चर्चा की थी। और आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और भारत की बड़ी खूबसूरत नदियां आपको देखने को मिलेंगी। आपको मालूम पड़ेगा कि किस राज्य में कौन सी नदी बहती है, कौन सी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, क्या क्या वहाँ की विशेषताएं हैं। ये सारी चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। तो जो भी लोग आज के हमारे सेशन में जुड़ रहे हैं उन सब का मैं स्वागत करता हूं। योगेश कुमार जी हैं, भारती राजपूत, कृष्णा राजपूत, पद्मेश लोधी जी, सरोज पद्मेश जी लोधी, हरिओम राजपूत जी, यशपाल सिंह राजपूत जी लोधी, पुनीत राजपूत, संतोष राजपूत, अनीश कुमार जी लोधी, हरिओम राजपूत, राजीव राजपूत जी, गुड वर्क लोधी, प्रशांत वर्मा, धर्मेंद्र सिंह आज़ाद हिंदुस्तानी, एस निषाद जी, सुभाष अली गढ़ियन, संदीप राजपूत, संदेश, वरुण कुमार जी, मंजू दयाल जी, महेंद्र पाल राजपूत जी, रमेश सिंह लोधी जी लोधी, भारत राजपूत, दिगंबर दयाल लोधी राजपूत जी, रोहित सिंह लोधी जी, उसके अलावा गौरव लोधी राजपूत, जय किशन राजपूत, हेमलता लोधी, राम किशन राजपूत, श्यामलाल लोधा जी, संजय लिल्हारे, इंजीनियर ओमकार लोधी राजपूत, ओम प्रकाश सिंगरौल जी, सुनील सिंह जी, हरिमोहन राजपूत जी लोधी, प्रशांत वर्मा जी, दिनेश श्वेता सिंह जी, नरेंद्र लोधी जी, पीएस लोधी जी, रोहित सिंह, आर के राज, डॉक्टर सोमेंद्र कुमार जी, वीरेंद्र राजपूत जी, उसके अलावा आर एस नरवरिया साहब हमारे बीच आगरा से, लोधी विपिन राजपूत, थलो विपिन, हाउ यू, योगेश राजपूत, जगदीश सिंह राजपूत गोरमी भिंड से, HR राजपूत, संतोष राजपूत, वीरेंद्र राजपूत जी बदायूं से, जय हिंद वीरेंद्र जी, प्रदीप सिंह नरवरिया, डॉक्टर गीतिका राजपूत गुड मॉर्निंग, नरेंद्र वर्मा जी शाहजहांपुर से, रविंद्र सिंह राजपूत लखनऊ, खुशी राजपूत गुड मॉर्निंग, धनीराम सिंह राजपूत जर्नलिस्ट, जुगराज सिंह लोधी जी प्रणाम, लोधी पीके प्रेमी गुड मॉर्निंग, पीके लोधी, देशपाल सिंह राजपूत, जितेंद्र राजपूत हमारे साथी जो है नवोदय विद्यालय में प्रवक्ता है, आप लेक्चरर हैं बॉटनी के, जितेंद्र राजपूत, हरिमोहन राजपूत जी, उस शाम को आप नहीं आ पाए थे, कोई बात नहीं, शाम का सेशन पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, राजेंद्र सिंह राजपूत, रमेश राजपूत, पूरन वर्मा जी, नेत्रपाल सिंह जी, श्रीमती कल्पना कौशल, कल्पना राजपूत, सुशील लोधी जी, मुकेश राजपूत, संतोष कुमार लोधी, हरि सिंह राजपूत जी, प्रदीप कुमार राजपूत गुड मॉर्निंग प्रदीप, नरेंद्र सिंह जी, चंदा नरवरिया, तुलसीराम राजपूत जी, इंदौर से अजय सिंह पवार साहब, पुष्पेंद्र राजपूत अटगांव से गुड मॉर्निंग पुष्पेंद्र, योगेश कुमार, राजेंद्र नरवरिया जी, सरजू प्रसाद वर्मा कैसे हैं, SP वर्मा साहब हमारे बीच जुड़ चुके हैं। आप वेदांता IAS के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी मदद करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, SP वर्मा जी, सरजू प्रसाद वर्मा जी, और वेदांता IAS के माध्यम से तमाम समाज के जो तमाम बच्चे हैं उनको कोचिंग करने का, गाइडेंस प्राप्त करने का अवसर मिला है। और दिल्ली में अगर आप आते हैं बच्चे तो उनको एक आश्रय स्थल के रूप में वेदांता IAS की तरफ से मदद मिलती है। तो हम सरजू प्रसाद वर्मा जी का आज हमारे सेशन में जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सोनम राजपूत, सीताराम राजपूत जी, प्रदीप लोधी जी, नेत्रपाल सिंह जी, संतोष कुमार लोधी, सीताराम लोधी राजपूत टीकमगढ़ से, डॉक्टर नारायण पटेल कटनी से, राजेश कुमार लखनऊ से। राजेश कैसे हो भाई, बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हो राजेश। के सिंह जी, उत्तम राहुल हाउ यू, लाखन सिंह राजपूत, मुकेश राजपूत, रमाकांत यदुवंशी गुड मॉर्निंग रमाकांत, मुकुट सिंह राजपूत, वीर सिंह लोधी, संतोष राजपूत, इंजीनियर BK राज गुड मॉर्निंग, लोधी गजेंद्र राजपूत, सचिन राजपूत, वीरेंद्र कुमार लोधी बिलासपुर से, छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हैं वीरेंद्र कुमार लोधी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लोधी हरिओम राजपूत, केसरी जनागल
गुड मॉर्निंग केसरी जी, लोधी प्रशांत वर्मा, लोधी प्रवेश राज बुलंदशहर से, रोहित राजपूत, नेत्रपाल सिंह, रविंद्र लोधी, सतीश लोधी आगरा से नमस्कार, सूर्य प्रताप सिंह कन्नौज से, दिलीप कुमार, मनीषा शर्मा गुड मॉर्निंग, विष्णु राजपूत, धर्मेंद्र राजपूत, कृष्ण गोपाल लोधी भारतीय वायुसेना से हमारे बीच में, निखिल सिंह जी, सुनील बबलू भटेरे तो मुझे लगता है बालाघाट साइड से होंगे आप, श्याम राजपूत, संदीप प्रभाकर लोधी, देवेंद्र लोधी, सतीश राजपूत जी नमस्कार आगरा से हैं, आपको जानते हैं, रामचंद्र वर्मा जी, इंजीनियर रवि कुमार सिंह लक्ष्य टेक्निकल टीम के राष्ट्रीय प्रभारी, चैनदास जंगिल साहब हमारे लक्ष्य के बहुत ही समर्पित स्वयंसेवक, छत्तीसगढ़ प्रभारी, पूरन सिंह पटेल साहब नमस्कार, लक्ष्य के राष्ट्रीय महामंत्री, आनंद राजपूत जी, लोधी गजेंद्र जी, हरिओम लोधी राजपूत गुड मॉर्निंग, प्रदीप लोधी, रमाकांत यदुवंशी नमस्कार, गुड मॉर्निंग जंगिल साहब, अमर सिंह गुड मॉर्निंग, अमर सिंह हाउ आर यू, कैसे हो भाई, दमोह में क्या चल रहा है, मुकेश सिंह लोधी, श्याम राजपूत, मिथुन राजपूत, शुभम सिंह राजपूत, धीरज कुमार कासगंज से, कमल लोधी, मिठू लोधी, प्रवीण लोधी, पुष्पवीर सिंह लोधी गुड मॉर्निंग, छर्रा से धीरज कुमार, विनोद कुमार जी, मिथिलेश कुमारी जी मैडम नमस्कार, कैसे हैं कासगंज में सब लोग, आकाश सिंह राजपूत बीजेपी, कमल लोधी, दूधनाथ सिंह, सूर्यकांत लोधी जी इंग्लिश में बात करते हैं नमस्कार प्रणाम, दिलबाग सिंह राजपूत, सबल सिंह नरवरिया, डॉक्टर मोनू राजपूत, सुनील कुमार जी, सत्यपाल सिंह जी, राघवेंद्र राजपूत, ओम प्रकाश राजपूत जी, महेश लोधी जी करेरा शिवपुरी से, राजेश कुमार निषाद गुड मॉर्निंग राजेश जी। सो चलिए 250 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं और अब हम लोग शुरू करने वाले हैं क्योंकि काफ़ी समय हो गया, क्या बाकी लोग जुड़ते रहेंगे, लगभग 237 से अधिक लोग परिचर्चा में हैं और राजेश संत जी मैनपुरी में नीरज राजपूत जी के साथ हैं, वेरी गुड राजेंद्र जी स्वागत है आपका। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टुडे सेशन। सो एक करंट की मैं आपको न्यूज बता देता हूं, करंट की एक घटना है, बंगाल की खाड़ी में एक पम्फन नाम का बहुत भयंकर तूफान उठा है और ये संभावना जताई जा रही है कि ये तूफान बंगाल की खाड़ी से होते हुए वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में पहुंच सकता है जो बड़ी तबाही ला सकता है। तो हमारा करंट अफेयर्स के लिए ये टॉपिक है कि आप जो पम्फन तूफान है इसके बारे में पढ़ें, इसका नामकरण कब किया गया है, ये तूफान क्या है और इसकी वर्तमान जो स्थिति है, इसकी जो हवा है उसकी गति क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिए तो करंट के लिए एक अच्छा क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। तो एक भयंकर तूफान है, इस समय बंगाल की खाड़ी में है ये और आप उसको पढ़ लीजिए, काम की चीज़ है। और अब हम लोग बढ़ेंगे आगे नदियों की ओर। सो जो लोग बाद में जुड़े हैं उन सभी लोगों का स्वागत है, अब बाद वाले लोगों के नाम नहीं हम बोल पाए, उनका स्वागत है सभी लोगों का। 258 लोग अभी इस पर चर्चा में लाइव हैं, तो आगे भी ये चलता रहेगा। और आज हम लोग कई महत्वपूर्ण भारत की नदियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो मेरा सभी लोगों से ये आग्रह है कि आप लोग इसको शेयर करते रहिए ताकि ये सभी विद्यार्थियों तक पहुंच जाए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हम लोग इंडिया की रिवर्स के बारे में करेंगे। कल हम लोगों ने नदियों के बारे में जो चर्चा की थी उसमें हमने गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र, इन दोनों के बारे में चर्चा की थी कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ तक जाती है, और सिंध की जो सहायक है सतलज है, रावी है, झीलम है, चिनाब है, व्यास है, वो कहाँ से निकलती है और कहाँ तक जाती हैं। उसके बाद हमने पूरा गंगा नदी तंत्र की चर्चा की थी और गंगा नदी तंत्र में हमने आपको एक एक चीज बताई थी कि गंगा को गंगा कहाँ से कहा जाता है, कहाँ इसका नाम भागीरथी है, कहाँ इसे अलकनंदा कहते हैं, और जो पंच प्रयाग बनते हैं 5 जगह पर, वो 5 प्रयाग कौन कौन से हैं। सो प्लीज आप लोग उसको रिवाइज भी करते रहिएगा ताकि आपको याद रहे। और जो पम्फन जो साइक्लोन अभी वेस्ट बंगाल के पास और उड़ीसा के तट पर है बंगाल की खाड़ी में, आप उसको पढ़ लीजिए इस सेशन के बाद। अम्फन साइक्लोन अपने आप में एक बड़ी घटना है इस समय, और जैसा कि देश इस समय कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो एक और महामारी भारत में एक तरीके से प्राकृतिक आपदा भारत के दरवाजे पर खड़ी है, जिसकी संभावना जताई जा रही है कि ये पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में एक बड़ी तबाही लेके आ सकता है। हालांकि तैयारियां हैं पूरी,
और करंट के लिए अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। क्लियर। सो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम चर्चा करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी से। ब्रह्मपुत्र का नाम आपने सुना होगा। दिल्ली से एक ट्रेन जाती है आसाम के लिए, ब्रह्मपुत्र मेल। ब्रह्मपुत्र नदी आसाम की सबसे प्रसिद्ध नदी है और आसाम के अलावा अगर आप चाहें तो आप कह सकते हैं कि ये जो पूर्वोत्तर भारत है, जिसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहते हैं, उसकी सबसे प्रसिद्ध नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी में ही काजीरंगा नेशनल अभ्यारण्य आपने सुना होगा, जहां पर एक सींग वाला गैंडा मिलता है। मानस राष्ट्रीय पार्क का नाम आपने सुना होगा। तो अब सवाल उठता है कि जो आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी है, ये बहती ही कहां से है, इसकी कुल लंबाई क्या है। तो हमने आपसे कहा था कि पाकिस्तान के अरब सागर में एक नदी जाती है जिसका नाम है सिंधु नदी। जहां से सिंधु नदी निकलती है उसी क्षेत्र से ब्रह्मपुत्र भी निकलती है, लेकिन सिंधु नदी की दिशा है पश्चिम की ओर और ब्रह्मपुत्र जाती है पूरब की ओर। तो आज हम लोग इसी ब्रह्मपुत्र की चर्चा करेंगे। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास में जिमा यांगजांग करके एक झील है, छोटी सी जिमा यांगजांग, उस पुरंग जिला है वहां पर तिब्बत में, उस जगह से ये निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। इसका जो वहां पर नाम है उसको मारलुंग तसंगपो कहते हैं, मारलुंग तसंगपो इसका वहां पर नाम है। और आगे चल करके जब भारत में घुसने से पहले ये पूरब दिशा की ओर जाती है और भारत का अरुणाचल प्रदेश राज्य पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में एक पहाड़ है जिसका नाम है नामचा बारवा। जो मैं आपको बता रहा हूं, ये कुछ कुछ शब्द आप याद रखिए। नामचा बारवा एक पहाड़ है। नामचा बारवा पहाड़ से ये नदी ऐसे जाकर के यू टर्न मारती है। जो नदी पूरब दिशा की ओर जा रही थी, नामचा बारवा पहाड़ मिलता है रास्ते में, पहाड़ से टकराती है और ये घूम जाती है यू टर्न, और इसकी दिशा उल्टी हो जाती है। यानी जो नदी पहले पूरब की ओर जा रही थी, अब ये पश्चिम की ओर बहना शुरू कर देती है। तो अरुणाचल प्रदेश के नामचा बारवा नामक पहाड़ से ये नदी भारत में प्रवेश करती है और यू टर्न मारती हुई पहले अरुणाचल और उसके बाद आसाम में होते हुए वेस्ट बंगाल में आती है। इस नदी की जो कुल लंबाई है, ये बहुत लंबी नदी है, 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। हालांकि इसका बहुत बड़ा हिस्सा तिब्बत में बहता है, और जैसा आप जानते हैं कि तिब्बत आजकल अब चीन का हिस्सा है। क्लियर। अब उसके बाद अरुणाचल से भारत में घुसती है और आसाम से जाती है ये बांग्लादेश। बांग्लादेश में इसको जमुना नदी कहते हैं। और मैंने आपको कल बताया था कि जो गंगा नदी है, ये वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के गिरिया नामक स्थान से दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग इसका भागीरथी हुगली हो जाता है और एक भाग इसका पद्मा के नाम से बांग्लादेश में चला जाता है। तो जो पद्मा नदी है, जो गंगा की धारा है, वही गंगा की जो पद्मा धारा है, ये आगे जाती है और उधर से ब्रह्मपुत्र आती है, और ब्रह्मपुत्र का आसाम में नाम हो जाता है जमुना। क्या नाम हो जाता है? जमुना। तो ये जो जमुना है और जो पद्मा है, पद्मा गंगा की धारा है और जमुना ब्रह्मपुत्र की धारा है, ये दोनों आपस में मिलती है और बहुत बड़े डेल्टाई प्रदेश में ये अपना चीजें बनाती हैं, और उसके बाद ये अरब सागर में गिर जाती है। इस पर क्या क्या है, अगर हम इसकी सहायक नदियों की, क्योंकि ब्रह्मपुत्र बहुत लंबी नदी है, 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। तो इसमें दोनों तरफ से नदियां मिलती हैं, दोनों तरफ से इसमें नदियां मिलती हैं, इसके सीधे हाथ से भी और इसके बाएं हाथ से भी। जो इसके बाएं हाथ से जो नदियां मिलती हैं लेफ्ट साइड से, उनमें नाम है दिबांग नदी। आप लोग सुन लीजिए, अगर आपको याद रह जाए, एक आध दो तो बड़े काम की चीजें हैं। दिबांग नदी मिलती है इसमें लेफ्ट साइड से, उसके बाद लोहित मिलती है, धनसिरी मिलती है और कोलंग। दिबांग, लोहित, धनसिरी और कोलंग नाम की चार बड़ी नदियां इसके बाएं तट से इसमें मिलती हैं। अगर हम दाएं तट की बात करें तो कमेंग नदी है, मानस नदी है जिसके नाम से मानस अभ्यारण्य है, बेकी नदी है, रैडक नदी है, जलंधा है, सुबनसिरी है और सबसे महत्वपूर्ण है तीस्ता। मैंने बताया कि सिक्किम की सबसे महत्वपूर्ण नदी है तीस्ता, और दार्जिलिंग के पास से कलिंगपोंग जगह है, वहां से निकलते आती है और ये आगे चल करके वेस्ट बंगाल में घुसते हुए ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। कौन सी नदी? तीस्ता। तो ये जो नदियां हैं, ये सीधे इसके राइट हैंड से इसमें मिलती हैं। अब जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इस ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे 3-4 बड़े प्रसिद्ध शहर हैं भारत के। जैसे आपने सुना होगा डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ का नाम आपने सुना होगा, डिब्रूगढ़ के नाम से भी ट्रेन चलती है।
तेजपुर में हवाई अड्डा भी है। उसके अलावा है आपका गुवाहाटी आसाम का सबसे बड़ा शहर है, आप सभी को गुवाहाटी के बारे में पता होगा। क्लियर। सो ये नदी आकर के इसमें तीस्ता भी मिलती है, और जितनी मैंने नदियों का नाम लिया, और ये गंगा से ये टच होती है। ब्रह्मपुत्र की खासियत यह है कि गंगा नदी की एक धारा जो बांग्लादेश में चली जाती है पद्मा के नाम से, उसमें ये ब्रह्मपुत्र आकर के मिलती है। ये दोनों मिलकर के तब ये अरब सागर में बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। क्लियर। अब आगे हम चलते हैं। इनमें से जो नदियां थी ब्रह्मपुत्र की सहायक, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण नदी है तीस्ता। बाकी जो नदियां हैं उनमें से ज्यादा का महत्व नहीं है। छोटी छोटी नदियां हैं, जैसे लोहित है, सुबनसिरी है, देहांग है, देवांग है, मानस है, लेकिन इनमें से जो तीस्ता नदी है वो बड़ी प्रसिद्ध है। और कभी आप दार्जिलिंग अगर घूमने जाएंगे तो आपको तीस्ता नदी मिलेगी। अगर आप दार्जिलिंग घूमने जाते हैं तो तीस्ता रिवर आप देख सकते हैं। तीस्ता रिवर का जो पानी है एकदम हरा और चमकीला होता है आम मौसम में। बरसात के दिनों में तो सब नदियों का पानी गंदा हो जाता है। क्लियर। सो अब हम आते हैं तीस्ता नदी के ऊपर। तो तीस्ता नदी कहां से बहती है? तीस्ता नदी की कुल लंबाई 309 किलोमीटर है, और यह नदी सिक्किम से निकलती है। सिक्किम की एक पहाड़ी है पाहोनरी हिमनद, वहां से तीस्ता नदी निकलती है, और ये सिक्किम से पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में जाकर के उसी ब्रह्मपुत्र में गिरती है तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर को बड़ा ये कहा जाता है कि एकदम हरे रंग की नदी है तीस्ता रिवर। और तीस्ता रिवर को आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, और दार्जिलिंग घूमने जाएंगे या गंगटोक या कलिम्पोंग जाएंगे तो आपको ये नदी मिलेगी। और बरसात में इसका रूप बड़ा विशाल हो जाता है, बड़ा रौद्र रूप होता है। लेकिन अगर आप जाएंगे गर्मियों में तो आपको बड़ी सामान्य लगेगी, या आप जाएंगे सर्दियों में तो बड़ी सामान्य लगेगी। लेकिन बरसात में इसमें बहुत पानी होता है और पूरा एक तरीके से भर जाता है। अब ये हमारी जो नदियां हो गई वो हमने उत्तर भारत और पूर्वोत्तर भारत कवर कर लिया। इतनी नदियों की हम लोगों को पूर्वोत्तर भारत में और उत्तर भारत में जानकारी होनी चाहिए। अब हम लोग स्टेट वाइज नदियों की चर्चा करेंगे कि राजस्थान में कौन सी नदी प्रसिद्ध है, गुजरात में कौन सी है, मध्य प्रदेश में कौन सी है, छत्तीसगढ़ में कौन सी है, झारखंड में कौन सी नदी है, और उसके अलावा हमारा जो आंध्रा है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, केरला है, इनमें कौन कौन सी नदियां प्रसिद्ध हैं। तो एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे। प्रत्येक नदी जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए उसका हम उद्भव देखेंगे, उसका हम मुहाना देखेंगे, कहाँ से निकलती है, कहाँ तक जाती है, कितनी उसकी लंबाई है। कोई महत्वपूर्ण अगर सहायक नदी उसमें मिलती है तो हम उसकी भी चर्चा करेंगे। और कोई बड़ा बांध अगर कोई बड़ा बांध उसके ऊपर है, या फिर उसके ऊपर कोई औद्योगिक शहर है, तो उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश से, राजस्थान से। और राजस्थान में एक नदी है सबसे प्रसिद्ध, एक ही नदी है राजस्थान में जिसका नाम है लूनी। राजस्थान में एक नदी है लूनी, और लूनी नदी क्या है, ये कुल मिलाकर के 511 किलोमीटर लंबी है। और लूनी नदी अरावली जो पहाड़ है, अरावली पहाड़ में अजमेर के निकट एक छोटा सा पहाड़ है जिसका नाम है नाग पहाड़। अजमेर आप लोग कभी गए होंगे, अजमेर आपने देखा होगा। अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, अजमेर में शायद आर्मी का भी एरिया है। अजमेर एक बड़ा प्रसिद्ध शहर है। तो अजमेर के पास में एक नाग पहाड़ है, उसी नाग पहाड़ से ये निकलती है लूनी नदी। और ये नदी राजस्थान से बहते हुए पश्चिम की ओर जाती है, और पश्चिम की ओर जाते जाते ये बंगाल की खाड़ी तक नहीं पहुंचती, अरब सागर तक नहीं पहुंचती है। ये नदी बेसिकली कच्छ का रण पड़ता है, गुजरात में कच्छ का रण आप लोग जानते होंगे। कच्छ का एक रण है दलदली एरिया, उस दलदली एरिया में समाप्त हो जाती है। उसी दलदली एरिया में जाकर के ये नदी मिल जाती है कच्छ के रण में। तो इस नदी की डायरेक्शन क्या है? अभी तक जिन नदियों की हमने बात की थी वो नदियों की डायरेक्शन अलग अलग थी, पश्चिम से पूरब बह रही थी ब्रह्मपुत्र को छोड़ करके। ये नदी क्या है, ये नदी पूरब से शुरू होती है और पश्चिम तक जाती है। पूरब से शुरू होती है मतलब अजमेर से शुरू होगी और पश्चिम दिशा की ओर यानी अरब सागर की ओर बढ़ती है, और अरब सागर की ओर बढ़ती है। लेकिन अरब सागर तक पहुंचने से पहले ही गुजरात में एक दलदली क्षेत्र आ जाता है कच्छ का रण, उस कच्छ के रण में ये विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी की कुल लंबाई 511 है। लूनी का मतलब होता है लवण्य, लवण्य शब्द का तद्भव है। लवण नदी इसको बोलते थे पहले, बाद में इसका नाम लूनी हो गया। और लूनी का मतलब होता है नमकीन, नमकीन। तो ये नदी जहां शुरू में निकलती है नाग पहाड़ से, वहां पे इसका पानी मीठा है।
शुरू शुरू में ये मीठे पानी के साथ बहती है और आगे चल के इसका पानी खारा होता चला जाता है। तो इस नदी की खासियत है कि इसके पानी में दो तरह के टेस्ट हैं, एक तरफ इसमें मीठा पानी है और आगे चल करके लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है। तो ये इस नदी की बड़ी अद्भुत विशेषता है, किसकी? लूनी नदी की। आगे हम चलते हैं गुजरात। राजस्थान में एक ही बड़ी नदी है बस, लूनी। फिर हम आते हैं गुजरात, और गुजरात में एक नदी मिलती है हमको, माही। महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुना होगा आपने, बहुत सारे लोग महेंद्र सिंह धोनी को भी बोलते हैं माही। तो माही नाम की एक नदी है गुजरात में, जिसकी कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। और ये जो माही नदी है, ये मध्य प्रदेश का धार जिला आपने सुना होगा, इंदौर के पास, धार, देवास, इंदौर। तो जो धार जिला है, धार जिले में विंध्याचल की श्रेणी है, वहां कई पहाड़ियों से ये नदी निकलती है, माही। और माही नदी की कुल जो लंबाई है वो 576 किलोमीटर, 576 किलोमीटर है। और ये नदी राजस्थान में जाती है पहले धार से निकल के, और राजस्थान के बाद आगे बढ़ते 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 ये नदी कहाँ पहुंचती है? खंबात की खाड़ी में, गुजरात में। खंबात की खाड़ी में गिरती है, सूरत के पास खंबात की खाड़ी है, वहां जाके गिरती है। माही नदी की एक खास बात मैं आपको बताऊं जो आपको याद करने वाली है। माही नदी भारत की नहीं, शायद विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा आप जानते हैं ना, भारत के लगभग बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा 23.5 उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। भारत में अगर आप आएंगे भोपाल से और विदिशा की ओर, भोपाल से जब आप विदिशा की ओर आएंगे तो आपको कर्क रेखा मिलेगी। तो कर्क रेखा लगभग भारत के बीचों बीच से गुजरती है। माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यानी ये नदी पहले ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है और फिर खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो 2 बार ये कर्क रेखा को काटते हुए निकलती है, ये बड़ी खासियत है। और ये जो सवाल है कि कौन सी नदी भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है, संभवतः आईएएस में आया था या पीसीएस में, लेकिन आया है ये सवाल, ये क्वेश्चन भी आया है एक बार। क्लियर? उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे नदियों के बारे में, आगे कौन कौन सी नदियां हैं। आगे गुजरात में फिर एक नदी है साबरमती। महात्मा गांधी के बारे में आपने सुना होगा, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो साबरमती कौन सा एरिया था? ये राम लखन राजपूत यहाँ पर बहुत बढ़िया स्टूडेंट हैं। आपकी जो सारी चीजें जो मैं हिंदी में बता रहा हूँ, राम लखन राजपूत जी सारी चीजों को इंग्लिश में यहाँ कमेंट में लिख रहे हैं। सो थैंक यू राम लखन, यू आर डूइंग ए वंडरफुल जॉब। आपको जिनको हिंदी में दिक्कत आती है वो राम लखन राजपूत जी के कमेंट को पढ़ते जाएं, वो सारे कमेंट को इंग्लिश में लिखना है। जैसे ट्रॉपिक ऑफ पंसर उन्होंने लिख दिया, कर्क रेखा को क्या बोलते हैं। अभी हम लोग आगे जब भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग भारत का फिजिकल ज्योग्राफी देख रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी हम लोग भारत का देख रहे हैं, इसलिए हम लोग अभी केवल उन्हीं चीजों पर चर्चा कर रहे हैं। अब आते हैं हम साबरमती। तो साबरमती नदी का नाम आपने सुना होगा। साबरमती नदी की कुल लंबाई 371 किलोमीटर है और इसका उद्गम राजस्थान का जो उदयपुर जिला है, उदयपुर राजस्थान का दक्षिणी भाग है, वहां पर अरावली पर्वत की चोटियां हैं। तो अरावली के ही किसी स्थान से उदयपुर जिले में इस नदी का उद्गम होता है साबरमती का। और साबरमती जो है आगे बढ़ते हुए ढेबर झील है कोई उदयपुर में, वहां से निकलती है। ढेबर झील है अरावली पर्वत में, वहां से झील से निकलती है और ये भी जो है माही नदी की तरह खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। इसके किनारे अहमदाबाद और गांधीनगर जैसे बड़े प्रसिद्ध शहर हैं। आपको एक बात पता होगी कि साबरमती नदी में पानी बहुत कम हो गया था, गंदी हो गई थी। तो जब माननीय प्रधानमंत्री जी उस समय गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसमें उन्होंने शायद नर्मदा का पानी नहर के द्वारा साबरमती में डाला और साबरमती को साफ किया। और अभी उसके किनारे बहुत अच्छा साबरमती एक रिवर बैंक वहां बना हुआ है अहमदाबाद में, अगर आप जाके देखेंगे अब बड़ा साफ सुथरा है और उसमें पानी आता है। वो शायद नर्मदा नदी से एक नहर के द्वारा उसको जोड़ा गया है। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग आएंगे झारखंड में। पहले झारखंड देखेंगे, बिहार देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक नदी आती है दामोदर नदी। दामोदर नदी का आपने नाम सुना होगा क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत नदियां हैं। तो उसके बाद हम लोग एक साथ आएंगे मध्य प्रदेश में। जो दामोदर नदी है इसकी कुल लंबाई है 592 किलोमीटर और ये झारखंड की और पश्चिमी बंगाल की नदी है दामोदर। और दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहते हैं।
पश्चिमी बंगाल में सबसे ज्यादा बाढ़ और नुकसान किया जाता है दामोदर नदी के द्वारा। और उसी तरीके से बिहार का शोक है कोसी नदी। कोसी नदी के द्वारा सबसे ज्यादा बिहार में बाढ़ आती है और दामोदर नदी के द्वारा सबसे ज्यादा नुकसान होता है पश्चिमी बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में। तो जो दामोदर नदी है इसकी कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। और ये नदी छोटा नागपुर का जो पठार है, हमने भारत के भौतिक संरचना में देखा था कि छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर है, झारखंड में। उसी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और आगे चल करके बंगाल में जाकर जाती है और बंगाल में जाके ये हुगली नदी से मिल जाती है। हुगली मतलब जो गंगा का बंगाल का नाम है वही हुगली है, हुगली में ये मिल जाती है। और इसी दामोदर नदी पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको बोलते हैं डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये भारत की सबसे पहली जो शुरुआती परियोजनाएं थी उनमें से एक है, जहां से सिंचाई के लिए नहरें और विद्युत उत्पादन आदि के कार्य होते हैं, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। दामोदर नदी के बारे में मैंने बाकी आपको बताया कि इसके द्वारा बंगाल में बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं। उसके बाद झारखंड में एक और नदी है जिसका नाम है स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा को यह कहा जाता है ये सोने की नदी है, सोना, जिससे सोना निकलता है। बेसिकली सोना नहीं निकलता, थोड़े बहुत सोने के कण हैं स्वर्ण रेखा में, लेकिन स्वर्ण रेखा की जो बालू है वो पीली चमकीले कलर की है। जैसे सोना होता है उसी तरीके से धूप में इसकी बालू पीली चमकती है। जैसे अगर आप गंगा में जाएंगे तो गंगा की जो बालू है हल्का सा सलेटी रंग की है गंगा की बालू। आप अगर बेतवा की बालू देखेंगे, बेतवा नदी की, तो बेतवा में जो मोरंग होता है उसका कलर रेडिश है, हल्का सा लाल रंग है। उसी तरीके से अगर आप स्वर्ण रेखा नदी की बालू देखेंगे तो स्वर्ण रेखा नदी की बालू पीले रंग की है और वो एकदम धूप पड़ने पर सोने के कणों की तरह चमकती है, इसलिए इस नदी का नाम है स्वर्ण रेखा। कहाँ से निकलती है स्वर्ण रेखा? स्वर्ण रेखा नदी रांची के पास है, नगनी गांव में रानी चुआ नामक एक स्थान है, वहां से निकलती है। और ये नदी स्वर्ण रेखा बंगाल की खाड़ी में जाती है और कुल मिलाकर के 474 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस नदी की खासियत स्वर्ण रेखा की यही है कि कुछ लोगों का मानना है कि इसकी बालू में सोने के कण मिलते हैं, इसी कारण से कभी कभी यहाँ पर ये सारी चीजें भी हमें देखने को मिलती हैं। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण एरिया में, जिसको हम लोग मध्य प्रदेश कहते हैं। बहुत सारी नदियां हैं और हमारी चर्चा में मध्य प्रदेश के बहुत लोग जुड़े हुए हैं। तो आज वो सभी लोग भी जानेंगे अपने अपने प्रदेश की नदियों के बारे में। छत्तीसगढ़ के लोग भी जुड़े हुए हैं, उनकी भी नदियों की हम चर्चा करेंगे। तो मध्य प्रदेश में हम इधर से घुसते हैं दिल्ली की तरफ से, क्लियर। सो दिल्ली की तरफ से आप जाएंगे तो आपको भारत का एक बड़ा सुंदर शहर मिलेगा मथुरा, उसके बाद और बड़ा शहर मिलेगा आगरा, और आगरा पार करेंगे फिर आपको मिलेगा धौलपुर। धौलपुर के पार करते ही आपको नदी मिलती है चंबल। चंबल बड़ी साफ सुथरी नदी है और जिन लोगों ने पान सिंह तोमर मूवी देखी होगी उसमें चंबल नदी को उन्होंने देखा होगा। चंबल नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ तक आती है और क्यों प्रसिद्ध है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। चंबल नदी जो है बेसिकली आप लोगों ने सुना होगा, मध्य प्रदेश में एक जगह है महू। महू का आपने नाम सुना होगा। महू जो है इंदौर के से पास में है महू। और महू कोई अपने आप में जगह नहीं है, बेसिकली एक स्थान का नाम बाद में महू हो गया था। उसका मतलब था मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर, मैंने पहले बताया था। जैसे नोएडा, नोएडा कोई जगह नहीं है, नोएडा का नाम है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसी तरीके से महू है, महू का नाम है मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर, वो अंग्रेजों ने बनाया था और यहीं पर बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। सो महू के पास में एक पहाड़ी है जाना पावा। महू के पास में जाना पावा नाम की पहाड़ी है और उसी पहाड़ी से इस नदी का उद्भव होता है चंबल का। और चंबल का पानी बड़ा क्लीन है, बहुत साफ पानी होता है चंबल नदी का। मतलब आप ऐसे पी सकते हैं चंबल नदी का पानी, आप ऐसे भी आराम से पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चंबल नदी जाना पावा पर्वत से निकलती है और आगे बढ़ते हुए ये राजस्थान में एंट्री करती है। और राजस्थान का जो पूर्वी राजस्थान का भाग है, खास करके कोटा साइड का, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वहां से निकलते हुए धौलपुर के पास से गुजरते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा के पास में ये यमुना नदी में मिल जाती है। तो चंबल किसकी सहायक नदी है? चंबल है यमुना की सहायक। और चंबल की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है, 965 किलोमीटर। और ये नदी राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खास करके कोटा वगैरह में जो इतने विद्यार्थी रहते हैं, वो इतने सारे स्टूडेंट और इतने सारे लोग रहते हैं, उस पूर्वी कोटा के हिस्से में पानी इत्यादि की व्यवस्था इसी के माध्यम से की जाती है।
अब क्या है इस नदी की विशेषता? पहली बात तो इस पे 4 बहुत बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं हैं चंबल नदी पर। एक परियोजना का नाम है गांधी सागर, दूसरी है राणा सागर यानी राणा प्रताप सागर भी इसी पर है, तीसरी है जवाहर सागर और चौथी है कोटा बैराज। तो गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा सागर और कोटा बैराज, ये 4 बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं इस नदी पर है, चंबल नदी पर। और चंबल नदी भारत में एक और चीज के लिए प्रसिद्ध है, वो है घड़ियाल। भारत में सबसे ज्यादा घड़ियाल इसी नदी में है, चंबल में। और चंबल में घड़ियालों के संरक्षण का एक राष्ट्रीय अभयारण्य भी खोला गया है, एक नेशनल जो है सेटअप किया गया है चंबल नदी में घड़ियालों के संरक्षण के लिए। तो चंबल नदी बहुत प्रसिद्ध नदी है और ये इटावा के पास में जाकर के यमुना नदी से मिल जाती है। और चंबल नदी में जो पहले आपने सुना होगा कि चंबल के बीहड़ में डकैत होते हैं बागी, वो जो बागी और डकैत होते थे उनकी भी सबसे महत्वपूर्ण नदी यही चंबल नदी थी। इसी चंबल के ही बीहड़ में, चंबल में बीहड़ मिलता है धौलपुर मुरैना ग्वालियर के बीच में, वहां आप देखेंगे तो बहुत बहुत ऊंचे टीले बने हुए हैं और बीहड़ है, केवल कीकड़ के पेड़ हैं और कुछ भी नहीं है। तो वहां से वो गुजरते हुए ये निकलती है। और जैसा कि उस दिन हमने बताया था, इटावा के पास में जो ये यमुना से मिलती है और इसके साथ में 4 और छोटी छोटी नदियां मिलती हैं, तो वहां 5 नदियां मिलती हैं जिसको पंचनदा कहा जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हम लोग फिर मध्य प्रदेश में आगे की तरफ बढ़ते हैं और झांसी के पास में हमें एक नदी मिलती है जिसका नाम है बेतवा, जिसका नाम है बेतवा नदी। और बेतवा नदी का नाम आप लोगों ने आला खंड काव्य में खूब सुना होगा, नदी बेतवा की लड़ाई, आला उदल। तो अब हम इसी बेतवा की बात करेंगे। बेतवा कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश में रायसेन जिला है, भोपाल से आगे। मध्य प्रदेश में रायसेन जिला है एक, भोपाल के आगे, वहां रायसेन जिला से ये नदी निकलती है कुम्हारा गांव से। कुम्हारा गांव से निकलते हुए ये नदी भोपाल, विदिशा, ललितपुर, झांसी आदि जिलों से बहते हुए हमीरपुर यूपी में घुसती है और हमीरपुर से के आगे निकलकर यमुना में मिल जाती है। तो स्वामी जी की जो पावन भूमि है राठ, वो उसके सबसे नजदीक कौन सी नदी है? बेतवा नदी है। और बुंदेलखंड के एरिया की सबसे प्रसिद्ध नदी में से एक है नदी बेतवा। इसका हमें बहुत जगह प्रसंग मिलता है नदी बेतवा नदी का। तो बेतवा नदी की कुल लंबाई 590 किलोमीटर है और भोपाल के पास रायसेन है, रायसेन के एक गांव से ये नदी निकलती है और बहते हुए ये पहुंचती है सांची। जो स्तूप आपने देखा होगा, सांची के स्तूप के पास से ही गुजरती है ये, सांची का स्तूप इससे बहुत दूर नहीं है। और इस पर कई बड़े प्रसिद्ध डैम हैं बेतवा नदी पर, जो लोग झांसी के आसपास के या बुंदेलखंड के रहने वाले हैं उन्हें मालूम होगा, जैसे माता डीडा डैम, राजघाट डैम, परीक्षा डैम, सुकमा डुकमा, ये सब इसी बेतवा नदी पर है। और ललितपुर जिले की, झांसी जिले की और हमीरपुर जिले की प्यास ये नदी ही बुझाती है। कौन सी? बेतवा नदी। ललितपुर, झांसी, हमीरपुर इत्यादि जिलों की पानी की जो व्यवस्था है इसी नदी के माध्यम से की जाती है और पेयजल इत्यादि में और कृषि इत्यादि में इसका उपयोग होता है। क्लियर? तो ये है हमारी बेतवा नदी। और अब हम बढ़ते हैं आगे। बेतवा के आगे अगर आप जाएंगे झांसी पार करके तो फिर आपको आगे एक नदी मिलेगी, केन नदी। जब आप बांदा की तरफ जाएंगे तो केन नदी आपको मिलेगी। केन नदी कुल मिलाकर के 427 किलोमीटर के आसपास कुल है, हो सकता है इसकी लंबाई थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा आप लोग। और ये कटनी, हमारे जो है डॉक्टर नारायण पटेल है कटनी से, तो कटनी से भी एक नदी निकलती है जिसका नाम है केन। बीच में एक प्रस्ताव था कि केन बेतवा को जोड़ा जाए, बीच में एक प्रस्ताव था कि केन और बेतवा को लिंक कर दिया जाए। तो जो केन नदी है वो केन नदी जोड़ी परियोजना का सबसे पहला जो भाग था, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे तो भारत में एक परियोजना आई थी नदी जोड़ो परियोजना। उसमें पहली जो नदियां 2 थी जिनको जोड़ने की बात की गई थी वो नदियां थी केन और बेतवा को जोड़ा जाए। अब बात करते हैं कि केन नदी कहां से आती है। केन नदी का उद्गम कटनी मध्य प्रदेश से होता है और ये कटनी के बाद पन्ना जिले में और पन्ना जिले से बांदा जिले में जाती हुई आगे बढ़ती है और आगे चल करके यूपी के फतेहपुर जिले में कोई चिल्ला नामक स्थान है, वहां पर जाकर के ये यमुना में मिल जाती है। तो बेतवा की तरह केन नदी भी यमुना की सहायक नदी है। तो चंबल, बेतवा और केन, ये तीनों ही नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? ये तीनों ही नदियां यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा केन नदी पर, अच्छा केन नदी केशव आजाद के गांव के पास से निकलती है। वेरी गुड केशव, डॉक्टर नारायण पटेल, केशव आजाद और जो पन्ना के जो लोग हैं, राजेश जी,
डॉक्टर लाला भैया सिंह जी, उनके सारे एरिया से ये नदी निकलती है। जो केन नदी है, इसमें सजर नाम का एक पत्थर मिलता है, सजर नाम का एक पत्थर मिलता है, और ये विश्व प्रसिद्ध पत्थर है। जो इस नदी में मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। जो ये यहाँ मिलता है सजर पत्थर, उसके अलावा ये पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलता। तो इस नदी की एक खासियत है। मैंने कहा ना कि भारत क्या है, एक अद्भुत देश है। भारत एक अद्भुत देश है, इनक्रेडिबल कंट्री है। यहाँ आपको नई नई चीजें मिलेंगी, हर जगह कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं। तो इस नदी में हमें क्या मिलता है, सजर नाम का पत्थर मिलता है। अच्छा, चिल्ला बांदा जिले में है, लेकिन ये नदी मुझे लगता है बांदा जिले में। क्लियर, चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे चलेंगे तो हमें एक नदी मिलती है सोन। सोन नदी गंगा की सहायक है, यमुना की नहीं। और सोन नदी कहाँ से आती है, अमरकंटक। मध्य प्रदेश में आपने अमरकंटक का नाम सुना होगा। अमरकंटक से भारत की दो प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं, एक का नाम है नर्मदा और एक का नाम है सोन। सोन नदी अमरकंटक से पूर्व की ओर बहती है और ये नदी आगे जाकर के पटना के पास में गंगा नदी में मिल जाती है। झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, और ये सोन नदी गंगा में मिलती है पटना के पास में, और बहुत बड़ी जल राशि लेकर के आती है। ये हमारी नदियां हो गई अब तक की जो नदियां वहां से निकल के मध्य प्रदेश के एरिया से निकल के, ये सारी जो नदियां हैं ये उत्तर में आकर के या तो मिलती थी यमुना से या मिलती हैं गंगा से। ये सारी नदियां मध्य प्रदेश से निकल करके उत्तर की ओर आ रही हैं। तो हमारा अब उत्तर तक की जो नदियां हैं उनका काम पूरा हो गया। अब जिन नदियों की हम बात करने वाले हैं, अब वो उत्तर में गंगा या यमुना की तरफ नहीं आएंगी। अब उनकी दिशा दूसरी होगी, उनका क्षेत्र, उनका प्रवाह अब अलग होगा। तो अब हम लोग उन नदियों के बारे में चर्चा करेंगे जो अलग दिशाओं में बहती हैं। तो उसमें सबसे पहली नदी हमें आती है नर्मदा। सबसे पहली नदी मिलती है नर्मदा। और नर्मदा नदी आप लोगों ने कभी, आप लोग भोपाल से आगे अगर होशंगाबाद गए होंगे तो आपको मिली होगी, अगर आप जबलपुर गए होंगे तो आपको मिली होगी, आप बंबई जाएंगे, आप नागपुर जाएंगे तो भी आपको नर्मदा नदी मिलेगी। और दो छोटी नदियां यहाँ पर मैं चर्चा नहीं की आपसे, सिंध और टॉन्स, ये भी नदियां हैं जो मध्य प्रदेश से निकल करके यमुना की सहायक बनती हैं। हमने कहा ना हम महत्वपूर्ण नदियों के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। और अब आते हैं अमरकंटक। तो अमरकंटक में जैसा हमने कहा दूसरी नदी है नर्मदा। नर्मदा नदी की एक खासियत यह है कि ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत की सीमा मानी जाती है। नर्मदा नदी के दक्षिण में लगभग दक्षिण भारत शुरू हो जाता है और नर्मदा नदी का जो उत्तर का हिस्सा है उसको हम लोग उत्तर भारत मानते हैं, एक तरीके से मान्यता के अनुसार। आपको पता होगा कि राजा हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में इसी नर्मदा नदी के किनारे युद्ध हुआ था। तो लगभग एक तरीके से इसको बाउंड्री मान लेते हैं कि आधा भारत इसके ऊपर है, आधा भारत इसके नीचे है। नर्मदा नदी के ऊपर का भारत आधा भारत और उसके नीचे का भारत आधा भारत, लगभग इसको मध्य में हम लोग इसको मान लेते हैं। और नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है, एक छोटी सी जगह है, और अमरकंटक से बहते हुए ये कहां तक जाती है, ये खंबात की खाड़ी है गुजरात में, वहां तक पहुंचती है। इसकी जो कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर है, 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और इस पर कपिल धारा नाम का एक बड़ा अच्छा जलप्रपात है। कपिल धारा के बाद इस पर मंडला आता है, जहां वीरांगना अवंतीबाई लोधी का राज्य था। तो वीरांगना अवंतीबाई लोधी के राज्य के पास से ये नर्मदा नदी ही गुजरती है। उसके बाद इस पर जबलपुर आता है। जबलपुर के निकलने के बाद इस पर भेड़ा घाट आता है, जहां पर धुआंधार नाम का जलप्रपात है। और भेड़ा घाट में जो धुआंधार नाम का जलप्रपात है ये करीब 9 मीटर ऊंचा है, और जब ये गिरता है बड़ा सुंदर दिखता है। भेड़ा घाट के पास में धुआंधार जलप्रपात। और इसके बाद इस पर बड़े मनोहारी स्थान पड़ते हैं, जैसे महेश्वर, ओमकारेश्वर, आगे चल करके बड़ौदा, सूरत, नर्मदा, ये सब इसी नदी पर पड़ते हैं। बड़ौदा और नर्मदा। नर्मदा नाम का एक जिला भी है गुजरात में, नर्मदा नाम से एक जिला भी है, और वो नर्मदा जो जिला है वो नर्मदा नदी के तट पर ही है। इस नदी की खासियत यह है कि ये नदी भ्रंश घाटी में बहती है। मैंने पहले जब आपके साथ भारत के भूगोल की चर्चा की थी तो मैंने कहा था कि एक तरफ विंध्याचल है, एक तरफ सतपुड़ा है। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में भ्रंश घाटी है, उस भ्रंश घाटी से बहती हुई ये बहती है। और भेड़ा घाट के पास में इसमें बड़ा सुंदर संगमरमर है, बहुत ही सुंदर, अलग अलग कलर के। आप लोगों ने अशोका फिल्म देखी होगी, तो अशोका मूवी में ये
भेड़ा घाट का एरिया दिखाया गया है। वहां पर एक जगह है शायद पंचवटी, वहां पर कई रंग का आपको संगमरमर दिखाई देगा, बहुत सुंदर जगह है। उसके बाद ये नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा होती है। नर्मदा नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी लोग परिक्रमा करते हैं, और बहुत सारे लोग तो इसकी पूरी परिक्रमा इसके उद्भव से लेके यानी अमरकंटक से लेकर के और खंबात की खाड़ी में जहां ये गिरती है वहां तक की लोग परिक्रमा करते हैं, वहां तक इसकी परिक्रमा करते हैं। और इसी नदी पर बरगी डैम है जबलपुर के पास में, जिसको वीरांगना अवंतीबाई डैम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बड़ी प्रसिद्ध नदी है और इसका एक नाम रेवा भी है। जो नर्मदा है, नर्मदा नदी का एक नाम रेवा है, और इसके लिए शायद किसी पुराण में एक अलग से खंड है, इस नदी की चर्चा है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेवा खंड। रेवा खंड किसी एक पुराण में पूरा का पूरा वर्णन इस नदी के बारे में है। इसको देव नदी कहा जाता है और बहुत ही पूजनीय नदी माना जाता है नर्मदा नदी को। और ये मध्य प्रदेश के जो हिस्सा है उसकी जीवन रेखा है, मध्य प्रदेश की एक तरीके से उस वाले जो दक्षिणी मध्य प्रदेश है उसकी जीवन रेखा हम कहते हैं इसको। ये है हमारी नर्मदा नदी। आगे बढ़ते हैं नर्मदा के बाद, और जैसा मैंने कहा कि विंध्याचल पर्वत के पार करके नर्मदा नदी है, और नर्मदा नदी के उस पार में सतपुड़ा पहाड़ है, और सतपुड़ा पहाड़ पार करते ही एक नदी आती है जिसका नाम है ताप्ती। और ताप्ती और नर्मदा दोनों समानांतर बहती हैं, वो इधर बह रही है घाटी में, वो उधर बह रही है। ताप्ती नदी भी खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है अरब सागर में। तो ताप्ती नदी का उद्गम क्या है? आप लोगों ने बैतूल जिले का नाम सुना होगा, मध्य प्रदेश में एक जिला है बैतूल। बैतूल जिले से वहां पर मुल्ताई नाम का एक पहाड़ है सतपुड़ा में, उस मुल्ताई नामक स्थान से ताप्ती नदी निकलती है, और ये नदी खंबात की खाड़ी तक जाती है। कुल मिलाकर के इसकी जो लंबाई है वो 740 किलोमीटर है। अच्छा, वीरेंद्र सिंह लोधी जी का बरगी डैम पर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, वेरी गुड। 740 किलोमीटर लंबी ताप्ती नदी है। और उसके बाद ये जो ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी के किनारे सूरत, बैतूल, नंदुरबार शायद महाराष्ट्र में है, ये बड़े स्थान पड़ते हैं। और जो ताप्ती नदी है इस पर 7 कुंड हैं, इस नदी पर 7 कुंड पड़ते हैं ताप्ती नदी पर। और ताप्ती नदी नर्मदा की सहायक नदी है, मतलब समानांतर नदी है, लेकिन नर्मदा से छोटी है, और ये एक तरीके से भ्रंश घाटी से होते हुए बहती है। क्लियर? तो ये हमने मध्य प्रदेश की जो प्रमुख नदियां हैं वो कंप्लीट की। और अब हम बढ़ते हैं आगे महाराष्ट्र की तरफ। नहीं, रेवा और रीवा अलग अलग है। रीवा एक जिला है जो इलाहाबाद से पास में है, पूर्वी जो है मध्य प्रदेश में, और रेवा एक नदी है जिसको हम लोग प्राणों में रेवा कहते थे, आज जिसका नाम नर्मदा है। क्लियर? उसके बाद ताप्ती नदी, जैसे मैंने कहा कि ताप्ती नदी सूरत के पास मुहाना बनाते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में आप सब लोगों ने सुना होगा नासिक जिला, और शिरडी सुना होगा आप लोगों ने, शिरडी के साईं बाबा, ये सब आपने सुना होगा। नासिक में महाकुंभ लगता है। भारत में केवल 4 ही स्थान है जहां पर कुंभ का मेला लगता है, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। तो नासिक वो चौथा स्थान है जहां पर भारत में कुंभ मेले का आयोजन होता है। अब यही जो नासिक है, इसी नासिक जिले में एक जगह है त्रयंबकेश्वर। त्रयंबकेश्वर मतलब भगवान शिव का जो है एक बड़ा वहां पे धाम है त्रयंबकेश्वर। जो ज्योतिर्लिंग है ना, उन्हीं ज्योतिर्लिंगों में से एक है त्रयंबकेश्वर। तो उसी त्रयंबकेश्वर नामक स्थान से महाराष्ट्र में ये नदी निकलती है, और इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी काफी लंबी नदी है, लगभग 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर ये नदी है लंबाई। और इसकी जो सहायक नदियां हैं उनमें प्राणहिता, इंद्रावती, मंजिरा, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजिरा इसकी प्रसिद्ध जो है सहायक नदियां हैं। और ये नदी महाराष्ट्र से निकल के घुसती है तेलंगाना, और तेलंगाना पार करके जाती है आंध्र प्रदेश, और उसके बाद तेलंगाना से आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में एक जिला है राजामुंद्री। राजामुंद्री जिले में जाकर के ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी पर भी गोदावरी प्रोजेक्ट है। इस नदी पर कई सारे डैम्स वगैरह बनाए गए हैं, और
गोदावरी का जो डेल्टाई भाग है बड़ा उपजाऊ है। गोदावरी का जो डेल्टाई क्षेत्र है वो बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। क्लियर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे चल करके फिर एक नदी हमें मिलती है जिसका नाम है कृष्णा नदी, कृष्णा रिवर। कृष्णा नदी की कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है और कृष्णा नदी पश्चिमी घाट, मैंने आपसे कहा था ना कि भारत की जो भौगोलिक संरचना है उसमें हमने कहा था घाट थे, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। तो जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट हैं वो समुद्र तल के मैदान और उसके पीछे घाट हैं ऊंचे ऊंचे। उन्हीं पश्चिमी घाट से कृष्णा नदी निकलती है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। महाराष्ट्र में महाबलेश्वर नामक एक स्थान है पश्चिमी घाट में, शायद पुणे के कहीं आसपास, उसके आसपास है। वहां से ये निकलती है महाबलेश्वर नामक स्थान से और महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। कृष्णा नदी भी बहुत प्रसिद्ध है और कृष्णा नदी के पानी को लेकर के कर्नाटका और महाराष्ट्र में हमेशा मुद्दा रहा है। जो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं कृष्णा की वो है कामना नदी, कोयना। महाराष्ट्र में एक छोटी सी नदी है कोयना जो नदी है ये कृष्णा नदी की सहायक है। उसके अलावा घाट प्रभा, मूसी नदी, भीमा नदी ये भी बड़ी प्रसिद्ध है। जो मूसी नदी है जो कृष्णा की सहायक है, इसी के किनारे, मूसी नदी के किनारे ही आपको मिलता है हैदराबाद जो शहर है वो मूसी नदी के किनारे पर ही है जो कृष्णा की सहायक है। कृष्णा का भी जो मोहाना का क्षेत्र है बड़ा उपजाऊ है। कृष्णा, गोदावरी और इनके डेल्टाई क्षेत्र बहुत उपजाऊ है, बहुत जबरदस्त खेती होती है वहां पर। और आगे चल करके इस नदी पर 2 जलप्रपात हैं। जो कृष्णा नदी है इस पर 2 जलप्रपात हैं बड़े प्रसिद्ध। एक का नाम है शिव समुद्र जलप्रपात और दूसरे का नाम है श्री रंगपट्टनम जलप्रपात। कृष्णा नदी के जल के बंटवारे को लेकर के महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में हमेशा मुद्दा चलता रहता है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हम आते हैं छत्तीसगढ़ की ओर। तो हमारे छत्तीसगढ़ से चैनदास जंगील साहब जुड़े हुए हैं, पूरन सिंह पटेल साहब जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ में एक बड़ी प्रसिद्ध नदी है जिसका नाम है महानदी और महानदी छत्तीसगढ़ से लेकर के उड़ीसा तक जाती है और उड़ीसा में जाकर के ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी का जो उत्पत्ति है वो महानदी का उद्गम होता है रायपुर के पास में धमतरी जिला है। धमतरी नाम का एक जिला है, चैनदास जंगील साहब बता सकते हैं उस स्थिति के बारे में। धमतरी जिले में सिहावा नामक कोई पर्वत है, सिहावा नामक पर्वत है जहां से ये नदी निकलती है महानदी। और महानदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसके नाम में ही नदी है, महानदी, मतलब महानदी, तो इसके नाम में ही नदी है महानदी। तो ये नदी लगभग 900 किलोमीटर है, 900 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और इसी नदी पर ये नदी आरंग से होते हुए, सिरपुर से होते हुए संबलपुर में उड़ीसा में एंट्री करती है और पार करते हुए महानदी जाती है बंगाल की खाड़ी में। और महानदी पर ही आपने देखा होगा विश्व का बड़ा प्रसिद्ध डैम है हीराकुंड बांध। डॉक्टर हीरा सिंह जी भी छत्तीसगढ़ से हैं, तो डॉक्टर हीरा सिंह जी को पता होगा कि महानदी छत्तीसगढ़ की सबसे प्रसिद्ध नदी है और उड़ीसा की भी। महानदी की कुल लंबाई में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि मैंने जो फैक्ट निकाले इंटरनेट से निकाले हैं, मुझे जो जानकारी है वो 900 की है, हो सकता है 860 हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये नदी, इस पर हीराकुंड डैम है महानदी पर। और महानदी का डेल्टा चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और जो आपका छत्तीसगढ़ में इतना धान होता है ना, उसमें एक बड़ा योगदान इस नदी का भी है, महानदी का। भारत में छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। मतलब सबसे ज्यादा अगर प्रोडक्टिविटी हम धान की देखें तो छत्तीसगढ़ में होती है। मतलब उत्पादन सबसे ज्यादा होता है धान का पश्चिम बंगाल में। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और आगे हम देखेंगे तुंगभद्रा। आप लोगों ने सुना होगा विजयनगर साम्राज्य था, या फिर आपने देखा होगा कि चोल चालुक्य पल्लव थे। इन सब लोगों में तुंगभद्रा को लेकर के हमेशा लड़ाई चलती थी। तो जो तुंगभद्रा नदी है ये कुल मिलाकर के एक छोटी नदी है, 531 किलोमीटर। और ये जो नदी है तुंगभद्रा, 2 नदियां तुंगा और भद्रा से मिलके बनी है। ये पश्चिमी घाट में कुंडली मडावली कर्नाटका से निकलती है और ये नदी कृष्णा नदी से जाकर मिलती है। एक तरीके से कृष्णा में की ये सहायक नदी हो जाती है तुंगभद्रा। और विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी हम्पी, कल रात हम लोगों ने विजयनगर साम्राज्य की चर्चा की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी हम्पी बेसिकली तुंगभद्रा नदी के ही किनारे है। आज भी आप लोग तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी देख सकते हैं।
उस कर्नाटक में श्रृंगेरी के तट पर जो श्रृंगेरी है वहां पर श्रृंगेरी का जो वो बनाया था मठ शंकराचार्य ने, वो तुंगा नदी के ही तट पर है। श्रृंगेरी का जो मठ है वो कर्नाटका में, वो इसी तुंगरा नदी के तट पर है। और हम आगे बढ़ेंगे दक्षिण भारत में और आगे देखेंगे कावेरी नदी। कावेरी नदी बेसिकली तमिलनाडु और कर्नाटक की नदी है और ये नदी लगभग 800 किलोमीटर लंबी है कावेरी। और कावेरी दक्षिण भारत की सबसे प्रसिद्ध नदी है। दक्षिण भारत की मतलब एक्सट्रीम साउथ, तमिलनाडु कर्नाटका का एकदम दक्षिणी हिस्सा है, उसकी सबसे प्रमुख नदी है कावेरी। और कावेरी को लेकर के दोनों के बीच में विवाद होता रहा है। तमिलनाडु और कर्नाटक में जल बंटवारे को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला, भारत सरकार तक पहुंचा कावेरी जल विवाद। और कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय भी दिया है कि किस किस मात्रा में कौन कौन पानी का उपयोग करेगा। ये नदी कुल मिलाकर के 800 किलोमीटर लंबी है। और कहां से निकलती है कावेरी? कावेरी नदी पश्चिमी घाट में कर्नाटका में एक ब्रह्मगिरी नामक स्थान है, वहां से यह नदी निकलती है। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी नामक स्थान से निकलती है और तमिलनाडु में जाकर के ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर ये बहती है। तिरुचिरापल्ली इस पे एक बड़ा प्रसिद्ध जो है शहर है और तमिलनाडु कर्नाटक का जल बंटवारा इस नदी को लेकर के है। उसके बाद कर्नाटक और तमिलनाडु में एक और नदी है जिसका नाम है पेन्नार। जो पेन्नार नदी है ये नदी 970 किलोमीटर है और कर्नाटक में नंदुदुर्ग की पहाड़ियों से निकल के पूर्व में जाती है और बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। तो नदियों की लंबाई के बारे में अमित कुमार राजपूत के जो फैक्ट हैं और मेरे फैक्ट में थोड़ा सा अंतर आ रहा है, तो हम लोग इसको चेक कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कहीं इसमें इंटरनेट पर कोई जानकारी थोड़ा सा इधर से उधर हो गई हो। उसके बाद केरल में एक बड़ी प्रसिद्ध नदी है जिसका नाम है पेरियार। केरल में पेरियार झील भी है, पेरियार नदी भी है, पेरियार परियोजना भी है। और पेरियार वहां के एक बहुत बड़े विचारक रहे हैं केरल के, आप लोगों ने सुना होगा पेरियार जो है ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार, बहुत बड़े प्रसिद्ध विचारक रहे हैं दक्षिण भारत के। हालांकि पेरियार जो है तमिलनाडु के थे, लेकिन पेरियार जो नदी है वो केरला में है मेनली, लेकिन निकलती है तमिलनाडु से ही है। तो तमिलनाडु में पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से निकलती है और ये नदी तमिलनाडु से बहते हुए केरला में जाती है और केरला में वेम्बनाड झील है, वेम्बनाड झील में जाकर के ये गिरती है। और वेम्बनाड झील कनेक्टेड है किससे? अरब सागर से। जैसा मैंने आपसे चर्चा की थी कि केरला में बहुत सारे लैगून्स हैं, यानी समुद्र का पानी पीछे तक आ गया है, तो झीलें बन गई हैं जिनको हम लोग लैगून झील कहते हैं। इसी पर इडुक्की डैम है पेरियार लेक पर, और इसके अलावा इस पर मुल्ला पेरियार नाम का बांध है, मुल्ला पेरियार डैम है। इसके अलावा केरल में भरत पूजा नाम की एक बड़ी प्रसिद्ध नदी है, छोटी नदी है भारत पूजा। तो भारत पूजा भी आप याद रखिएगा, ये भी केरला की एक नदी है। उसके अलावा इम्फाल नदी है मणिपुर में। और उसके अलावा अच्छा, लतेश राजपूत इस समय जहां रहती हैं वहां पर ही पेरियार नदी है। ओके, तो लतेश इस समय मतलब केरला में है। इसका मतलब हमारी पूरी चर्चा में सभी जगह के लोग शामिल हैं। शायद तमिलनाडु से कोई नहीं था, बाकी मुझे लगता है हर जगह से कोई ना कोई इस डिस्कशन में है। उसके अलावा फेनी नदी है हमारी त्रिपुरा में। तो ये कुल मिलाकर के भारत की प्रसिद्ध नदियों की हमने आपसे बात की कि ये भारत में प्रसिद्ध नदियां हैं। अब हम लोग आते हैं और अब हम लोग चर्चा करते हैं कि जो ये नदियां हैं, इन नदियों में दो तीन चीजें आप लोग याद रखिएगा। कुछ तो नदियां हैं जो पश्चिम से पूर्व बहती हैं और कुछ नदियां हैं जो पश्चिम से पूर्व बहती हैं, पूर्व से पश्चिम। तो वो याद रखना है कि पश्चिम से पूर्व कौन कौन सी नदियां बहती हैं। केवल इतना आप लोग याद रखिएगा, पश्चिम से और पूर्व की ओर कौन कौन सी नदियां बहती हैं। सबसे पहले बड़ी नदी है लूनी। लूनी नदी पश्चिम से पूर्व से पश्चिम जाती है। मैं आपको केवल एक बता रहा हूं कि जो नदियां पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर जाती है केवल वो याद रखिए, बाकी सब पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है, बंगाल की खाड़ी की ओर जाती हैं। आप केवल वो नदियां याद रखिए जो पूर्व दिशा से चल करके पश्चिम में अरब सागर में जाती है। तो पहली नदी है गुजरात की लूनी। लूनी के बाद दूसरी नदी है माही, तीसरी नदी है साबरमती, चौथी नदी है नर्मदा, पांचवी नदी है ताप्ती और छठी नदी है आपकी पेरियार।
केवल इतनी ही नदियां आपको याद रखनी है जिनका प्रवाह पूरब से पश्चिम की ओर है। बाकी भारत में आपको जितनी नदियां मिलेंगी सारी नदियां पश्चिम दिशा से शुरू होकर के पूरब की ओर जाती हैं। ये वाली वो नदियां अलग हैं, जो सतलज और रावी, चिनाब, झेलम वो अलग थी, उनकी सबकी डायरेक्शन वही पश्चिम है, सिंध की ओर। तो ये कुल मिलाकर के भारत की नदियों की विशेषताएं हैं। अब बीच में एक सवाल था, ये क्वेश्चन पूछा था किसी ने, शायद राम लखन राजपूत या किसी ने पूछा था कि जो वेस्टर्न घाट हैं उन वेस्टर्न घाट में ही सबसे ज्यादा बारिश क्यों होती है पीछे के एरिया के तुलना में। तो इसका जो बड़ा कारण है, उसका बड़ा कारण ये है कि पश्चिमी घाट जो मानसून है भारत में बारिश का सबसे बड़ा स्रोत है मानसून। तो मानसून उठता है अरब सागर में। अरब सागर में उठ करके इसकी जो दिशा होती है वो होती है दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व दिशा की ओर ये बढ़ता है। मतलब एक तरीके से आप समझिए कि जो दक्षिण पूर्व का हिस्सा है वो उसकी डायरेक्शन है, उस ओर ये मानसून बढ़ता है। और जब ये मानसून आगे बढ़ेगा तो ये सबसे पहले टकराता है केरल के तट पर। भारत में मानसून सबसे पहले टकराता है केरल के तट पर। इसलिए आप देखना भारत में सबसे पहले बारिश कहाँ होती है, मेनलैंड पर, केरल में, क्योंकि मानसून सबसे पहले केरल के तट पर टकराता है। केरल के तट के सहारे समानांतर पश्चिमी घाट है और पश्चिमी घाट केरल के तट मालाबार तट से शुरू होकर के बंबई तक आता है। तो वहाँ ऊंची पहाड़ियां हैं, इस कारण से मानसून का बहुत हिस्सा बादल तो उसको पार कर जाता है, लेकिन बहुत सारे जो निचले बादल होते हैं वो उसको पार नहीं कर पाते। इस कारण से वो बादल उसी पश्चिमी घाट से टकराते हैं और बड़ी मात्रा में वहां पर बारिश करते हैं। इसलिए आप देखना केरल में अगर आप हवाई जहाज से कभी जाए तो आपको पूरा केरल हरा हरा दिखेगा। या इवन पश्चिमी घाट, अगर आप बंबई से यात्रा करते हैं कोची की हवाई जहाज से तो आप नीचे देखना आपको पूरा हरा दिखेगा। उसकी बड़ी वजह यही है कि पश्चिमी घाट की अधिक ऊंचाई होने के कारण और मानसून की जो दशा है, मानसून की जो दिशा है, उस दिशा के दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ने के कारण मानसून टकराता है। इस कारण से भारी मात्रा में बारिश होती है और जो ये भारी मात्रा की बारिश है इसी कारण से इस एरिया में आपको ये सब प्राकृतिक जैव विविधता दिखाई देगी। क्लियर? सो ये हमारी चर्चा रही नदियों के बारे में। और जितनी प्रमुख नदियों की हमने बात की है, बेसिकली इसको दक्षिण पश्चिमी मानसून हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम से शुरू होता है। तो मानसून की जो डायरेक्शन है वो दक्षिण पश्चिम मानसून इसका नाम इसलिए है क्योंकि दक्षिण और पश्चिम के बीच से शुरू होता है, इसलिए ये केरल के तट पे टकराता है। लेकिन ये मानसून बढ़ता किधर है? ये बढ़ता है उत्तर पूर्व की ओर। इसकी दिशा है दक्षिण पश्चिम। मानसून शुरू होता है दक्षिण पश्चिम से, इसलिए इसका नाम है साउथ वेस्ट मानसून। हमेशा याद रखना भारत में जो मानसून शुरू होता है उसका नाम है साउथ वेस्ट मानसून, क्योंकि ये दक्षिण और पश्चिम से शुरू होकर आता है, इसलिए उसका नाम वही है। लेकिन ये जो बढ़ता है ये बढ़ता है हमेशा उत्तर पूर्व की ओर। केरला के तट पर टकराएगा, केरला के बाद पश्चिमी घाट को पार करेगा और पश्चिमी घाट के जो पिछले एरिया है, निचले बैक साइड के एरिया में बारिश नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि बादल पश्चिमी घाट से टकरा के बारिश कर देंगे और बाकी बादल ऊपर निकल जाएंगे। तो पश्चिमी घाट के पीछे का जो एरिया है उसको बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। उसको बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश का मतलब वो एरिया जिसमें बारिश नहीं हो पाती है, पहाड़ है और पहाड़ से बादल सीधे चले गए, तो इसलिए पश्चिम घाट के जो पार्श्व है, पीछे के एरिया है, उसमें बारिश नहीं होती है। क्लियर? और ये मानसून आगे बढ़ते बढ़ते फिर आपका आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा से फिर बंगाल की खाड़ी से पानी लेते हुए जाता है सीधा पूर्वोत्तर भारत में, और पूर्वोत्तर भारत में जाके अराकान नियोमा की पहाड़ियों से टकराता है और मेघालय वगैरह में बहुत बारिश करता है। मेघालय इत्यादि में बहुत बारिश होती है और उसके बाद ये उसको पार नहीं कर पाता और हिमालय की तलहटी के सारे ऊपर बढ़ने लगता है और ऊपर बढ़ बढ़ कर ये जाता है और हिमालय के नीचे टकरा करके उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, इन सारे एरिया में बारिश करता है। तो ये कुल मिलाकर के हमारा डिस्कशन रहा भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। जिन नदियों की हमने बात की, एक बार मैं आपको रिमाइंड करा दूं, हम लोगों ने सिंध नदी तंत्र के साथ अपनी चर्चा शुरू की थी। सिंध नदी को देखा था, सिंध की सहायक कुर्रम और कुभा जो अफगानिस्तान में, उनकी हमने बात की थी। फिर हमने झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी, सतलज, इनकी बात की थी। उसके बाद हम आए थे, हमने गंगा, भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, पिंडर, इन सब की बात की थी। उसके बाद हमने यमुना, चंबल, केन, बेतवा, सोन, कोसी, गंडक, घाघरा, ब्रह्मपुत्र, दियांग, दिबांग, लोहित,
सुबनसिरी, धनसिरी, तीस्ता, इन सब की बात की थी। उसके बाद हमने माही, लूनी, साबरमती, नर्मदा, उसके बाद हम लोगों ने आगे चल करके गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी, महानदी, पेन्नार, पेरियार, इन सब नदियों की हमने बात की। तो कुल मिलाकर के भारत की 30 के आसपास बड़ी प्रसिद्ध नदियों की हमने चर्चा की। इतनी ही अगर आपको जानकारी रहती है, कहाँ से उद्गम होता है, कौन से शहर हैं, कौन सी परियोजना है, क्या कोई जलप्रपात है, कितनी इसकी दूरी है, कौन से एरिया से बहती है, अगर इतना ही हमको याद रहे तो आप ये मान के चलिए कि आप सभी क्वेश्चन के जवाब दे देंगे। इससे बाहर सवाल नहीं पूछे जाते। लगभग इन्हीं में से क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस। और मैंने कहा ना, बड़ा खूबसूरत है भारत। इतनी सारी नदियां अलग अलग प्रदेशों में, कभी हम छत्तीसगढ़ की महानदी की बात करते हैं, कभी हम गोदावरी और कृष्णा की बात करते हैं, कभी हम तमिलनाडु में कावेरी की बात करते हैं। तो अगर कभी हम लोग गंगा की बात करते हैं कि देखिए गंगा कैसे बनती है। अगर ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ते रहें तो मैंने कहा ना, ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है जो आपकी आंखों के सामने तैरता है। आपको दिखता होगा कि हाँ ये नदी है। जैसे हमने बात की केन नदी की, तो जो लोग पन्ना के थे या जो लोग कटनी जिले के थे उनको लगा कि हाँ ये तो हमारे पास से बहती है। हमने पेरियार नदी की बात की तो लतेश राजपूत वहाँ टीचर हैं या किसी डिपार्टमेंट में, लतेश एक्साइज में हैं, और उन्होंने देखा कि पेरियार नदी तो हमारे पास में है। इधर गंगा नदी वाले अलीगढ़ बुलंदशहर वालों को मालूम है कि ये गंगा हमारे पास से बहती है। तो भूगोल क्या है, आपकी आंखों के सामने तैरता है। आपको दिखता है कि हाँ भाई देखो नर्मदा, हम नर्मदा साइड के, हमारा बरगी डैम हमने देखा है, जबलपुर से निकलती है, तो उनको दिखता है कि हाँ हमारी नदी की बात हो रही है, देखो ये ऐसे ऐसे है। इसी कारण से ये सारी चीज़ें हम लोगों को इंटरेस्टिंग लगती हैं। तो ये कुल मिलाकर के आज का हमारा नदियों का टॉपिक रहा। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ करके आज के सेशन की हम लोग कविता पाठ की ओर आते हैं। आज का हमारा 2 कविताएं हमने सेलेक्ट की हैं। एक कविता हमारे पास आई है आज, रोहित सिंह लोधी, आप कांस्टेबल हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, उनकी एक कविता है रोहित सिंह लोधी की, वो हम चर्चा करेंगे। मानसून की चर्चा हम लोग पूरी, आपको मैं सिस्टमेटिक मानसून की थ्योरी समझाऊंगा। अभी हम लोगों का सेशन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, तो हम भारत के भूगोल के बारे में हर चीज़ पर डिस्कशन करेंगे। एक दिन के सेशन में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि मानसून का अराइज कैसे होता है, ITCZ क्या होता है, भूमध्य रेखा का क्या प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर वेरिएशन कैसे होता है, ताप और दाब के अंतर के कारण किस तरीके से ITCZ जोन शिफ्ट होता है, और किस तरीके से मानसून का प्रादुर्भाव होता है और कैसे मानसून गति पकड़ता है। इसकी चर्चा हम सब लोग आगे सिस्टमेटिकली करेंगे। एक एक चीज की हम लोग चर्चा करेंगे, और हमारा यह प्रयास रहेगा कि भारत के भूगोल के बारे में, जैसे तूफान आ गया है अम्फन, तो साइक्लोन कैसे डेवलप होता है, कौन सी हवाएं मिलती हैं, किस तरह का ताप और दाब का अंतर होता है जिससे कोई साइक्लोन डेवलप हो सकता है, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। साइक्लोन की विशेषता क्या है वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। भारत के भूगोल में अगले 10 से 12 दिन में हम लोग इतनी चर्चा कर लेंगे कि आपको भारत के बारे में एक बेसिक आइडिया रहेगा कि भैया देखो ये सारी चीजें भारत के बारे में हैं। इतिहास भूगोल क्या है, इतिहास भूगोल समझ गए तो सब समझ जाएंगे। इतिहास भूगोल 2 ऐसी चीजें हैं, जिसको इतिहास भूगोल समझ में आ गया वो सब कुछ समझ सकता है, क्योंकि फिर उससे बाहर कुछ भी नहीं है, सब चीज उसी में है। उसी इतिहास में ही आपका संविधान आएगा, उसी इतिहास में ही आपकी सारी चीजें आ जाएंगी, उसी भूगोल में आप रहेंगे, उसी भूगोल में आपके खान पान, कपड़े, उद्योग धंधे, खेती, काम, बिजनेस, घर, मकान, सब उसी भूगोल में आ जाएगा। क्लियर? तो हम शुरू करते हैं आज की कविता से, और छोटी सी कविता हमको भेजी है रोहित सिंह लोधी, उत्तर प्रदेश पुलिस। छोटी सी कविता है, मैं उससे शुरू करता हूं, और उसके बाद एक गंभीर कविता, उसके बाद एक गंभीर कविता की चर्चा करेंगे, बड़ी कविता जो बड़े साहित्यकार हैं उनकी। चलिए शुरू करते हैं। रोहित सिंह लोधी। एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा, एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा। अच्छा, किसी और भाई साहब की पोएम है, कोई बात नहीं, रोहित सिंह लोधी के माध्यम से हमको प्राप्त हुई है, जिन्होंने भी लिखी है उनके लिए धन्यवाद। एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि